अस्सलाम वालेकुम। नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। मोहम्मद सुफ़ियान को हमने लिया पैनल पे। बहुत अरसे बाद आप देख रहे हैं मोहम्मद सुफ़ियान को, हमारे टेक्निकल एनालिस्ट। और समझते हैं मोहम्मद सुफ़ियान से कि साहब ये क्या हो गया है मार्केट को? ये क्या हुआ? क्या ये हो गया? लाल-लाल रंग का क्या क्या हो क्या हिसाब-किताब है? ज़रा ये हमें कुछ क्या कुछ हो हम पे रोशनी डालें, कुछ हम पे ग्रीन कैंडल्स बरसाएँ। क्या क्या हुआ है मार्केट को? ग्रीन 1 हफ्ते कैंडल? की ज़रा परफॉर्मेंस रिव्यू तो करें। एक हफ्ते की तो नहीं है, ये पिछले 3 हफ्तों से इसी तरह हो रहा है ना। वीकली बेसिस पे अगर क्लोजिंग हम देखेंगे तो वीकली बेसिस पे तो ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ बंद हुई है। आज से चौथा जुम्मा था जब 80,200 पे ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी थी वीकली 80,200 पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आई, फिर बढ़ गई, फिर 72,000 का हमने एक लो देखा, उसके बाद फिर बढ़ गई। तो आप समझ लीजिए कि 80,000 एक तरीके से शायद टू अर्ली टू सून वाली कहानी है, आई गेस। इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो अब, क्योंकि उस तरह से स्टॉक्स के रेट तो आए नहीं, एक तो पहली बात ये। दूसरा ये है कि जो बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स है या इवन हमारे भी जो टारगेट्स है 80,000 90,000 इंडेक्स के, वो दिसंबर एंड तक के, अभी तक का भी जो हमारा 90,000 तक का टारगेट है वो दिसंबर एंड तक का है। और अभी इस वक्त हम जुलाई में बैठे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा खासा अरसा पड़ा है। तो शायद इंडेक्स टू अर्ली टू सून वाली कहानी थी। और इवेंचुअली आके कहीं ना कहीं एक एक जगह पे तो स्टॉप लेना था इंडेक्स ने। तो 80,000 का मार्क मैं समझता हूँ कि शायद बहुत अच्छा मार्क समझा जाएगा, क्योंकि 40,000 इंडेक्स से लेके 80,000 इंडेक्स, तो इंडेक्स भी डबल हो गया हमारा। और ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिला, स्टॉक्स नहीं बढ़े, नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स बढ़े। बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर सेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज दी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, जिसके एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उसने बहुत अच्छे रेट्स दिए। तो मार्केट में ये जो लाल है, लाल लाल रंग है, अब 2-3 हफ्ते रहा है, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली तो नजर नहीं आती, क्योंकि इंडेक्स अभी भी अपने लेवल के अंदर है। करेक्शन अगर हम कहेंगे तो करेक्शन 80,000 पे एटलीस्ट 10% के कैप के हिसाब से तो 8,000, मतलब कि 72,000 इंडेक्स बनना चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि उसको करेक्शन मैं पर्सनली मानूंगा कि हाँ भाई, मार्केट में एक अच्छी करेक्शन हुई है। अभी तो नजर ऐसा आता है कि मार्केट शायद अपना कहीं कहीं एक स्टेज देखना चाह रही है कि एक 80,000 का बहुत बड़ा मार्क है। अगर इस मार्क को मार्केट ने सस्टेन करना है तो एक स्टेज हो, एक बेस लेवल हो, वहां पे जाके कहीं मजबूती पकड़े, जो कि शॉर्ट ग्राफ के ऊपर नजर भी आई है। हम रोजाना ऑफिस में डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं और सुहेल साहब, रोजाना शॉर्ट ग्राफ्स हमारे सामने लगे हुए होते हैं। तो उसके अंदर के भाई यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बहुत सारी जगहों पे शॉर्ट ग्राफ्स पे तो काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज बन चुके हैं। लेकिन एक अभी भी समझ लीजिए कि मार्केट शायद कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा और ढूंढेगी। सुफियान, जैसे आपने कहा कि मार्केट के जो टारगेट्स हैं ऑब्वियसली वो दिसंबर तक के हैं, और उसके साथ साथ टारगेट जब बनाए जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट भी सामने होता है, अंडर को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उसके सामने रख के एक आप स्टडी करते हैं। तो इस बढ़ती हुई मार्केट के सामने तो हमें वजह नजर आती है कि इंटरेस्ट रेट होंगे या आईएमएफ होगा, मिनी बजट होगा। कितनी भी मार्केट की जो अगर करेक्शन भी नहीं है तो इसकी वजह क्या है? बढ़ती हुई की तो वजह हमें समझ आ रही है, गिरती हुई की अच्छा वजह क्या है? अच्छा, इसमें आपने कहा कि बढ़ती हुई की वजह नजर आती है, वो बढ़ने की अब वजह खत्म हो गई। मार्केट इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट जब 22% थे तब हम 80,000 इंडेक्स पे मतलब पहुंच ही गए थे ना, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे कह बिल्कुल। लीजिए, ठीक है। तो 22% इंटरेस्ट रेट पे 80,000 पहुंच गया, मतलब कि सेंटीमेंट इज द किंग, ठीक है। उस वक्त इंटरेस्ट रेट नहीं था कि इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो मार्केट बढ़ रही है। उस वक्त सेंटीमेंट था, पॉजिटिव सेंटीमेंट। हम डिफॉल्ट हो रहे थे, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे थे, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, तब सब तरफ नाव उम्मीद थी। ऐसे में आईएमएफ आया, अचानक से सेंटीमेंट बहाल होना शुरू हुआ कि यार आईएमएफ आ गया है। और साथ ही फिर जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, अगस्त में गवर्नमेंट चली गई, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, हालात वक्ती तौर पे कुछ खराब नजर आए, फिर अचानक से एसआईएफसी का बनना। तो सब तरफ जो है ना वो सेंटीमेंट, जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है, जो बिजनेसमैन को चाहिए होता है, जो इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होता है, वो चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। सुनील साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि वो 25% इंडेक्स हो जाए। अभी 30 परसों तरसों हमने वीडियो बनाई, उसमें भी ये बात उन्होंने कही कि 5% इंडेक्स पे भी अगर सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस ना होना तो आपका इंडेक्स 40,000 होगा, 5% इंटरेस्ट रेट पे। और 25% इंटरेस्ट रेट हो और सेंटीमेंट हवा में हो ना, आसमान पे, तब भी मार्केट आपकी फ्लरिश करती जाएगी। तो सेंटीमेंट यहाँ पे जीता है इस वक्त मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब सेंटीमेंट बनते 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 वो सारी चीजें हो गई। मार्केट ने बहुत सारी चीजों को, इस 80,000 को, 40,000 से 80,000 के सफर में मार्केट ने एक साल के अंदर बहुत सारी चीजों को डाइल्यूट किया है, ठीक है। अब ये नया आईएमएफ प्रोग्राम का आना, सीपीआई इन्फ्लेशन का कम आ जाना, या इंटरेस्ट रेट का, अब ये नॉर्मल बात हो जाएगी, अब ये हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होगी। तो इसीलिए मार्केट के पास अब बढ़ने की वजह नहीं है, बढ़ने की जगह है, वजह नहीं है। इसीलिए मार्केट अब कहीं ना कहीं नीचे एडजस्ट कर रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस बढ़े हुए लेवल को, अब जाहिर है आप एक लेवल पे पहुंच गए, एक टारगेट पे पहुंच गए, उस टारगेट को अचीव करके हिट जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी चाहिए होती है ना। अब ऐसा तो नहीं टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, तो इस तरह तो वो इंडेक्स ही सिर्फ बढ़ता रहेगा। उसके बाद लोग तो वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे, ना पीएसयू चल सकेगा उस तरह से, ना ईएनपी में हमने देखा, ना रिफाइनरी तो इवन 80,000 पे जाके नीचे आ गई वापस से। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखाई, सिस्टम्स लिमिटेड नहीं चला। नेटसो टेक्नोलॉजीज 2021 में 300 रुपए का होता था, आज 150 रुपए पे मिलता है, वहां भी बार बार
जो है ना वो गैप कैप आ जाता है। तो मार्केट के पास बढ़ने की जगह है, फिलहाल वजह नहीं। ये सारी चीजें अब जितनी भी होंगी ना, चाहे इंटरेस्ट रेट का गिरना हो या फिर सीपीआई इन्फ्लेशन हो या आईएमएफ का आना हो, ये सब चीजें अब नॉर्मल होगी। मार्केट को जो अब असल चीज चाहिए होगी वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहिए होगा। जितनी देर तक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, सेंटिमेंट बना रहेगा, आपने देखा होगा सेंटिमेंट जहां इलेक्शन के दौरान खराब हुआ था, मार्केट ने अचानक से जॉल्ट लेना शुरू कर दिए थे, मार्केट फ्लक्चुएट करना शुरू कर दी थी, बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन थी। फिर इसी तरीके से अभी बजट में हमने सीधा 78 का 72,000 इंडेक्स देखा, मार्केट चल नहीं रही थी, बिल्कुल चोक एकदम किस्म की। और अभी रिसेंटली आप देख लीजिए कि जरा सा केस आया है जो जो अदालत और इदारों के दरमियान हल्का सा क्लैश एक शुरू हुआ है, वहीं पर मार्केट, क्योंकि इस वक्त हमारी जेब में पैसे नहीं है। मतलब पैसे होते हैं ना, तो आप पैसे हो ना, इंडिया जैसा है ना, उसकी जेब में बहुत सारा पैसा है, तो वो जितने आप अब आप देखें, उन्होंने बजट के अंदर अपना टैक्स भी बढ़ा दिया, सारी चीजें कर दी, ऑल दो उनके जो एनालिस्ट है वो काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनकी जेब में पैसा है तो वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कहीं पे खेल भी कर सकते हैं, कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। हमारे पास उस सब चीजों की जगह नहीं है। तो जगह ना होते हुए जब ऐसी चीजें हो जाए ना, तो मार्केटों का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन वक्ती तौर पर पैसा बाहर निकाल लेता है। जो ही ये कॉन्फिडेंस बनता हुआ सा नजर आएगा कि भाई इदारे थोड़ा आपस में मिल बैठ गए हैं, टेबल पे बैठ के बात हो रही है, सेटलमेंट की तरफ मामला जा रहा है, या डिले टैक्टिक्स हो रही हैं, जो भी एक्स वाई जेड, सेंटीमेंट दोबारा अगर मार्केट का बनना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा, तो 80,000 भी इंशाल्लाह फिर हम क्रॉस होता हुआ देखेंगे। तो वजह अभी जो चाहिए मार्केट को, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा सुफियान, जैसे आपने बात की आईएमएफ, मुझे याद है, थिंक मई में आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें एक ही जुमला था उनका, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको बहुत जी चैनल्स ने, बहुत लोगों ने हाईलाइट किया था। बिल्कुल। और उस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में हम लोग गए नहीं थे, तो जी उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया था। अब हम आईएमएफ प्रोग्राम में हो चुके हैं, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस वक्त भी थी और अभी भी है, लेकिन आईएमएफ हमारे साथ जुड़ चुका, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंस्टेबिलिटी कंसिस्टेंट है? आपने ये बात की कि कॉन्फिडेंस जो है, सेंटिमेंट जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारे सामने इंश्योरेंस सेलर है इस वक्त, हमारे सामने म्यूचुअल फंड भी सेलर है इस वक्त, मेजोरिटी सेलिंग पर है। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइड पे और हमारी स्टॉक मार्केट दोनों साइड पे इस वक्त सेंटिमेंट कमजोर हो गया? अच्छा, अभी फिस्कल ईयर 2025 जुलाई शुरू हुआ है ना, जब से अगर हम जब से तमाम फिपी लिपि का अगर हम एक मजमूई निकालेंगे डाटा, तो उसमें सेलर नहीं नजर आएगा, उसमें इंश्योरेंस सही है। बायर नजर आएगा, फंड आपको बायर ठीक है। नजर आएगा, पूरा आपको बाहर नजर आएगा। वक्ती सही है। तौर पे जो छोटी मोटी सेलिंग होती है ना, उसको आप समझ लीजिए कि जो असर पड़ता है वो बेसिकली डे ट्रेडर को पड़ता है। आपकी मार्केट चली है, बहुत अच्छा चली है, डे ट्रेडर को आज के दिन भी, इवन आज के दिन भी अगर आप देख लें, आज के दिन भी इंडेक्स हमारा माइनस सेट पे बंद हुआ है, पिछले 3 दिन से हालत खराब है हमारी, मतलब इंडेक्स की खराब है, मार्केट बड़ी कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन उसके उसके बावजूद आप देखें सुई नॉर्दर्न के अंदर बहुत अच्छा चांस इंट्राडे ट्रेडिंग का मिला है, या जीएल के अंदर मिला। लेकिन मसला ये आ जाता है कि ऐसी मार्केटों में मैं, मेरे जैसा, सुहेल साहब जैसा, मतलब हम भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इस तरह की मार्केट में तो हम नहीं काम कर सकते, तो हम हर वक्त स्क्रीन के सामने होते हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारा मेन ब्रेड एंड बटर ये है। तो जो एक आम आदमी है उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वक्ती तौर पर हम उसको भी पीछे हटने का कहते हैं। तो जब एक एक्सपीरियंस ब्रोकर अपने क्लाइंट को कहता है कि आप पीछे हट जाओ, तो इंस्टीट्यूशंस तो उससे भी बहुत आगे की चीज है ना। उनके पास तो पूरा एक थिंक टैंक होता है, उनके पास रिसर्च रिपोर्ट्स होती है, उनके पास इदारों तक का एक्सेस होता है, उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हमसे पहले पीछे हट के बैठ जाती है कि यार ये जब ये सर्कस खत्म होगा, उसके बाद दोबारा पैसा डाल देंगे, 2-4 रुपए महंगा ले लेंगे, कोई मसले वाली इसके अंदर बात नहीं है। तो वक्ती तौर पे सेलिंग आ जाना, इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेल कर दे, तो 1 आध 2 दिन का होता है, उसकी वजह से डे ट्रेडर इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे पिछले 10 दिन का देखेंगे, या 2 हफ्ते का निकाल लीजिए, या फिजिकल ईयर से अभी से निकाल लीजिए, तो उसके अंदर आपको एक मेजोरिटी में बाइंग नजर आएगी। ठीक है, तो अभी मेजोरिटी में पैसा है मार्केट में, वक्ती तौर पे सूरत हाल इधर उधर हो जाए। एसएनजीपी की बात की, एसएनजीपी का रिजल्ट आया आज, रिजल्ट बेहतर था कि मतलब सबने देखना, ठीक है जबरदस्त वो, जबरदस्त। वो आउटस्टैंडिंग। और वो मौजू भी बन गया, वो हाँ जी। इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौजू भी बन गया। जी जी। अब जून क्लोजिंग के बाद रिजल्ट सीजन का सिलसिला शुरू हो गया। एक जगह पे तो सेंटिमेंट कमजोर है, लेकिन डे ट्रेडर जैसे आपने बात की, वो इस फ्लक्चुएशन से फायदा भी उठाता है। बहुत बड़ा इवेंट है हमारा जून क्लोजिंग, रिजल्ट्स हैं, और होपफुली बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे भी। तो आपको क्या वॉल्यूम्स की बेहतरी नजर आती है? आपको एक्टिविटी शार्प नजर आती है, थोड़ी वॉलेटाइल नजर आती है? किस तरह नजर आती है कमिंग डेज में मार्केट? यार देखो, मूवीज रिजल्ट की वजह से तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो काम हो सकता है, जिस तरह सुई नॉर्दर्न में हुआ, और रिजल्ट से पहले बहुत तेजी से गिरा भी, हमने अपने ट्रेड कॉल्स के ग्रुप में उसकी कॉल भी दे दी वक्ती तौर पे, मतलब टाइमली जो होती है वो स्कैल्पिंग की कॉल, उस पर प्रॉफिट भी हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ भी गया, तो डे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए काम हो गया, छोटा मोटा उसके अंदर वक्ती तौर पर वॉल्यूम बन गया रिजल्ट की वजह से पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करें, तो मैं पर्सनली तौर पे, जिस तरह की रैली 40,000 से 80,000 हुई है, उस तरह से मैं पर्सनली पर्सनली चूंकि मैं 2021 2020 देख चुका हूँ, वहां के वॉल्यूम्स अरबों
शेयर्स के मैं देख चुका हूँ, तो उसके कंपैरिजन में मैं देखूंगा ना, तो मैं पर्सनली वॉल्यूम्स के साइड से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। वॉल्यूम्स इतने ज्यादा अच्छे हुए नहीं। अब उसकी एक्स वाई जेड बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वॉल्यूम्स का आना, मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस आएगा, गाड़ी कंटिन्यू चलती रहेगी। हो सकता है शायद इसकी एक वजह ये भी है कि वो बीच में एक पैच चलता है 2-3 महीने तक, उसके बाद फिर डिस्ट्रप्शन आ जाती है, फिर महीना 1.5 महीना हम कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, फिर एक रनिंग शुरू होती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है, तो वो सिलसिला शायद वॉल्यूम्स को रोकता है। तो वॉल्यूम्स का आना मुसलसल तौर पे, और अच्छे बड़े वॉल्यूम्स का आना, मैं समझता हूँ शायद उसी सूरत में होगा जब तमाम हालात जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ और कंसिस्टेंसी के साथ जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तब वॉल्यूम्स मार्केट के बढ़ना शुरू होंगे। और उसके अंदर एक और चीज ये याद रख लीजिएगा, जब वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होंगे ना, इस दफा की मार्केट ने साबित किया, वॉल्यूम्स लगेंगे उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जिनकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, या फिर जिनके अंदर कुछ ना कुछ कहानी है, ठीक है। उसी के हिसाब से उसके अंदर वॉल्यूम लगेंगे। जैसे फंडामेंटली तो हम देखते हैं काफी सारी कंपनीज, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उनमें वॉल्यूम्स वगैरह लगते हैं। एयरलाइन हमारे सामने मिसाल है, दी ऑर्गेनिक मीट मिसाल है, सुई नॉर्दर्न मिसाल है, ठट्टा सीमेंट है। उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी के अंदर इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, तो वो है GAL। आप देखें रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था लास्ट वाला, लेकिन उसके अंदर एक क्या चार्म छुपा हुआ है कि उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लॉन्च करना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करनी है। तो वो एक प्रोडक्ट लाइन उसके अंदर एक नई ऐड हो रही है, नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, उसकी सेल्स बढ़ सकती है, तो फ्यूचर एक्सपेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ पे जो है फिर वो ट्रेडर उसके अंदर काम करना शुरू करता है। तो काम आपने जब वॉल्यूम्स बढ़े तब भी, जब वॉल्यूम्स ना हो तब भी, काम उसी सूरत में उसी आइटम में करना है जिसके अंदर वॉल्यूम्स हो, उसी में रनिंग काम हो सकता है। उसके अलावा तो बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कि जगह, मैं समझता हूँ कि जब तक स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी से नहीं आएगी, आपको जगह नहीं मिलेगी। आपने गैल की बात की, ऑटो ऑटो को आपने टच किया, तो ऑटो फाइनेंसिंग को अगर हम देखें जाए तो 2 साल के अगर हम डेटा देखें तो वो डिक्लाइन की तरफ थी, एंड आई थिंक इंटरेस्ट रेट वाज द मेजर रीजन। इंटरेस्ट रेट अब हमारे नीचे आने शुरू हुए, तो आपको लगता है ऑटो फाइनेंसिंग हमारी बेहतर होगी, तो कार सेल्स हमारी और इंप्रूव होंगी, एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेगमेंट है, गाड़ियां कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है, चाहे साजगार हो, गैल हो, इनकी सेल्स भी बेहतर होंगी। सेल्स तो बहुत अच्छी हो रही। और एक वजह सेल्स बढ़ने की ये भी है, जैसे अभी 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 जूम से पहले हम बातचीत कर रहे थे ना, आपने भी गाड़ी लेनी है और हम सोच रहे थे भाई कौन सा ऑप्शन पे जाएं, इस पे कौन सा? जाएं, उस पे जाएं। तो बिल्कुल। मार्केट में कंपटीशन बहुत बड़ा है। पहले 2017 या 18 तक तकरीबन, या 19 तक समझ लीजिए कि सिर्फ तीन ही नाम होते थे ना, सुजुकी, होंडा और होंडा, टोयोटा, टोयोटा। बस। अब उसके बाद चाइनीज भी आ गया, कोरियन भी आ गया, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दीगर भी हैं, फिर इंपोर्टेड गाड़ियों का भी बहुत एक लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह साजगार आगे आया है, जिस तरह उसने अपना नाम बनाया है, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आया है, उसको मेंटेन किया है, 1 साल 1.5 साल के अंदर उसने अपना एक नाम बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा टफ कंपटीशन दे सकता है। जिस तरह ये BYD आ रहा है, या GAL अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है, या चांगान है, या बहुत सारी और दीगर प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको टफ कंपटीशन तो मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो ही इकोनॉमी के जो एक एक रिवर्स साइकिल शुरू होगा ना, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, CPI का नीचे आना, उसके बाद हम देखेंगे कि शिफ्ट आएगा जरूर, सेल्स बढ़ेंगी जरूर, बेहतरी होगी जरूर। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सेल्स जिस तरह पहले वक्तों में होती थी, शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि शायद उस तरह से ना बढ़ सके। वजह एक तो ये है कि लोग अब तो फाइलर नॉन फाइलर तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो टैक्सेस की वजह से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। दूसरा, जिस तरह से आप कह लें कि महंगाई ऑन पेपर्स नीचे आ रही है, लेकिन लोगों की जेब में पैसा नहीं है, दैट्स बेसिक ट्रू। नीड्स पूरी नहीं हो रही, उस तरह से पैसा आ नहीं रहा जेब में, इनकम मतलब इनकम नहीं है, इनकमिंग कम है, आउट गोइंग ज्यादा है। तो डेफिसिट तो है। हाँ, डेफिसिट तो है। तो गाड़ी नेसेसिटी है, आप समझ लीजिए कि लोग, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो है ना वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जाते हैं कि यार कुछ कम पैसों में मिल जाए। नई गाड़ियों की सेल्स बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह पहले वक्तों में होती थी, शायद उस तरह के बड़े नंबर्स हो सकता है शायद रिसेंट नियर फ्यूचर में हम ना देख सके। लेकिन हाँ, तो सेल्स वगैरह चलती रहेंगी, कुछ बेहतरी तो मिल जाएगा। ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस फिर आप कमिंग टाइम में किस तरह की देखते हैं? मैं बहुत अच्छी देखता हूँ ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछली दफा ये ऑटो सेक्टर की जो रेट्स है ना वो कुछ भी नहीं है। GAL का रेट 300, 350, 400 रुपये बासानी, मतलब करीब ही है अभी तो। खैर GHNI 700, 800 रुपये होना चाहिए, देखा भी है हमने। होंडा कार 1400 रुपये का होता था। साजगार इंजीनियरिंग आपके सामने 1200 रुपये टच कर लिया। इंडस मोटर्स कम से कम तो 4-5 हजार रुपये का शेयर होना चाहिए, जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस है और जिस तरह उसका पास्ट है। तो रेट के अगर उनके पास्ट को भी लेके चले हम, उनकी जो करंट पोजीशन है उसको भी लेके चले, और फ्यूचर एक्सपेक्ट को भी लेके चले, तो रेट्स में तो बहुत जगह है बढ़ने की, बहुत ज्यादा जगह है। और 1 साल में भी बहुत अच्छा गेन उन्होंने दिया है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई ऐसी खराबी मुझे पर्सनली नजर नहीं आती शेयर प्राइसेस के अंदर कोई हो। इवन दीवान फारूक मोटर भी आप देख लें,
इतनी तेजी से ऊपर आया, बहुत अच्छा एक तगड़ा कंपटीशन बन के सब सबके सामने आया। तो इस वक्त ऑटो के अपने इंडस्ट्री के अंदर बड़ा कंपटीशन है, कोई भी किसी को कंपटीशन। हल्का इस वक्त नहीं समझ सकता कि यार वो बंदा अगर सो रहा है चुपचाप तो वो कभी भी अगले दिन उठ के आ सकता है। तो फौरन से कंपटीशन तैयार है वहाँ पे, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, रनिंग फाइनेंस उनके बहुत अच्छे हैं, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उनके जो हालात हैं उसी तरीके से फ्लरिश करता रहेगा। ऑटो तो हमने बात कर ली, और रेपिटेडली बहुत इसलिए भी बात हुई कि परफॉर्मिंग रहा है, और आई थिंक साजगार की वजह से ऑटो में ज्यादा एक रुझान रहा है। अब BYD हपको के साथ अगर आ रहा है उसकी सब्सिडी के साथ, तो वो भी एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया। अब सिर्फ एक सेक्टर नहीं है हमारी स्टॉक मार्केट में जिसको हम डिस्कस करें। अब मैं अगर सीमेंट पे स्विच करता हूँ और सीमेंट के नंबर्स को डिस्कस करते हैं, तो एक्सपोर्ट नंबर देखें तो 40% से इंक्रीज कर गए। जी। डीजी खान सीमेंट एक्सपोर्ट करता है। सीमेंट सेक्टर में हम इतनी जबरदस्त रैली, इतने जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस कब देखेंगे, और बाकी सेक्टर्स में कब देखेंगे? सीमेंट सेक्टर खुद एक बहुत बड़ा सेक्टर है। असल में पिछले एक साल में ऑफिस कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उसके ऊपर, रनिंग एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, लेकिन अगर आप जो लोकल सेल्स के नंबर है ना वो देखेंगे अगर सीमेंट कंपनीज के, तो वो इतने अच्छे नहीं। और वैसे भी सीमेंट कंपनीज चलती हैं तो करीबन 50% अपनी कैपेसिटी का टोटल यूज करती हैं, टोटल कैपेसिटी पे चल भी नहीं पा रही, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है उनका। फिर साथ जो रॉ मटेरियल है वो उस तरह से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीजें, ये भी बड़ा बड़ा मसला होता है उनका, महंगी बहुत पड़ जाती है, कॉस्टली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी जो है वो कॉस्टली काफी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से। और वैसे भी सीमेंट का जो जो एक बड़ा हिस्सा चलता है ना वो पीएचडीपी की वजह से, जाहिर आवाम बनाएगी, मैं अपना घर सेट करूंगा, आप सेट करेंगे, 4-5 लोग सेट करेंगे, 50-500 लोग, 5 लाख लोग, लेकिन वो उसके अंदर उतनी ज्यादा खपत नहीं आती जितना बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है, जिस तरह के डैम्स हैं, या फिर बड़े बड़े जैसे कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हो गया, या पंजाब के अंदर ऑरेंज लाइन मंसूबा हो गया, या पेशावर के, मतलब जो बड़े मंसूबे होते हैं ना उनमें होती है खपत ज्यादा, वहां से फिर उनकी जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। तो वो हमने फिलहाल पिछले 1-1.5 साल के अंदर उस तरह का रुझान देखा नहीं है, मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं देखी। लेकिन एक उम्मीद मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे मुझे पर्सनली तौर पे फील होती है कि एक उम्मीद की किरण मौजूद है, और इसके अंदर हो ये सकता है, होता हुआ ये नजर आ रहा है मुझे कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी उसकी वजह से होगी, इन्फ्लेशन कुछ कम होगा उसकी वजह से कुछ बेहतरी हमें इंशाल्लाह ताला नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ जो है वो साथ जुड़ गया है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो वो भी जरा आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर एक एडिशन होगा उन कंपनीज के ऊपर, कि जो जिसकी सेल्स वगैरह बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन को या किसी भी काम करने के लिए स्टेबिलिटी या कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो वो भी जरूर होगा। और तीसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो पीएचडीपी का फंड है वो बहुत बड़ा रखा गया है। हर दफा ये होता है कि पीएचडीपी का फंड बहुत बड़ा रखा जाता है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ कटौती की जाती है बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। वो होता है करीबन 800-900 अरब रुपए का, इस दफा का जो था वो 1500 अरब रुपए का था। तो जब बहुत एक्स्ट्रा बजट है तो वो अगर कटौती करते 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 भी, मैं समझता हूँ कि फिर वो उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे पिछले साल तक का बजट बजट था, तकरीबन 800-850 का। तो जितनी कटौती कर भी लेना तो भी एक बहुत बड़ा बजट पीएचडीपी के लिए रहेगा। तो अगर वो शुरू हो जाता है तो सीमेंट की कंपनीज का एक अच्छा फ्लो होता हुआ हम देख सकेंगे उनकी जो सेल्स हैं उसके अंदर। जहां तक बात रही आपके अगर शेयर प्राइसेस की, तो शेयर प्राइसेस ने गेन दिया है सीमेंट की कंपनीज ने, ठट्टा सीमेंट ने बहुत अच्छा गेन दिया। लकी सीमेंट 300 से 900 रुपए का हो गया, 900 पे गया। बहुत बहुत बड़ा गेन है। पायनियर हम्म। सीमेंट आई गेस कोई 60 रुपए पे शायद मिलता था, आज 180 पे भी अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है और आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। डीजी खान उस तरह का गेन नहीं दे पाया, फिर भी अगर हम देखें तो रेट डबल हो चुके हैं डीजी खान के, फौजी सीमेंट के रेट डबल हो चुके हैं। सबसे अच्छी सीमेंट कोहाट सीमेंट, बहुत शानदार उसका एक एप्रिसिएशन है, बीडब्ल्यूसीएल बहुत शानदार एप्रिसिएशन है। मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि लोग शायद, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा देखते हैं, वो डीजी खान को, मैपल लीफ को, फौजी सीमेंट को, इन कंपनीज को, 2-3 कंपनीज है उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर वो जरा साइड बोर्ड की तरफ देखे सीमेंट की जो बाकी कंपनीज है, तो उन्होंने पिछले एक साल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेन्स दिए। अच्छा, अ, मैं आपसे सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल है, सीमेंट पे आपने ओवरव्यू दिया। एक खबर आई थी, आई थिंक बहुत ही बड़ी खबर थी, मेरे लिए तो थी, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स के लिए भी होगी। डीरेगुलेशन ऑफ द ऑयल प्राइसेस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस, और अब उन्होंने हाथ हटाने का अगर फैसला किया है, फ्रेमवर्क आई थिंक प्रोबेबली शायद कल खबर थी रेडी होगा। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कितना बेनिफिशियल है? ये ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑयल मार्केटिंग के लिए। और असल में देखिए किसी भी कम, गवर्नमेंट का काम, मैं पहले भी शायद इंटरव्यू में आपने यही कह चुका था, गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, गवर्नमेंट का काम इदारे चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम बिजली के प्राइसेस तयन करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम पेट्रोल के प्राइसेस तयन करने का नहीं है, वो उसका काम है गवर्नेंस करना। और फिर उसके नीचे जो जितने लोग हैं ना, जो जो बल्दियाती तौर पे जो काम कर रहे होते हैं, वो सब चीजों को मैनेज करते हैं, और वो रिपोर्ट करते हैं अपने ऊपर वाले अफसर को, वो रिपोर्ट करता है वजीर आजम को, मतलब एक जो चेन होती है, एक जो जो एक जो चीज चल रही होती है, ठीक है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट
हर दफा आ जाती है। और वे बरसों से हम देख रहे हैं ना, पैदा होते साथ मैं तो यही सुना है, ओगरा का ही नाम सुना है। तो ओगरा समरी पेश करता है वजीर आजम को, वजीर आजम साहब उस पर दस्तखत करते हैं, तो फिर वो जिंदगी आगे बढ़ती है, बाकी सब चीजों की। तो ये अगर ये काम विद इन द सेक्टर आ जाएगा और मार्केटिंग कंपनीज के हाथ में आ जाएगा, तो उससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और जब भी कंपटीशन होता है ना, उसमें होता है आवाम का फायदा। ये बात आ जाता है आवाम का फायदा। जिस तरह भी हम गाड़ियों की बात कर रहे थे ना कि 2019 तक 3 नाम थे, उसके बाद क्या हुआ कि कंपटीशन हुआ, तो 2021-22 में लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि यार किया स्पोर्टेज भी कुछ होता है, ऑल्सविन भी कुछ होती है। तो मतलब लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन आए, सस्ते में भी, अच्छे में भी, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी, मतलब इस तरह के ऑप्शन आ रहे। तो इसी तरीके से जब पेट्रोल प्राइसेस के अंदर जब कंपटीशन आएगा, तो किसी कंपनी का रेट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। जाहिर है गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म बनाएगी, कोई ना कोई कैप होगा, नीचे का लॉक होगा, कोई ना कोई हद तो जाहिर मुतयन होगी उसके दरमियान। लेकिन उसके दरमियान जाहिर है कि लोग वॉल्यूम्स बढ़ाने की तरफ जाएंगे ना। पहले तो कंपनी क्या करेगी कि अपना वॉल्यूम बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इकट्ठा करे। फिर साथ ये होगा कि जिस तरह पहले पीएसओ के कार्ड चलते थे कि अगर आप डेबिट कार्ड टाइप का एक कार्ड होता था, ये कार्ड लेंगे तो उस पर इतना फ्री मिल जाएगा या ये ऑफर मिल कस्टमर कार्ड जाएगी, बेसिकली जो हाँ ऑफर करते कस्टमर हैं। का। तो जितना कंपटीशन बढ़ेगा ना, उतना कस्टमर का फायदा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। बाकी बिजली के प्राइसेस में, फार्मा के प्राइसेस में, ये सब चीजों में होना चाहिए। कि जो इदारा है या जो जो एक सेक्टर है ना, उसके हाथ में आप ये सारी चीजें दे दो, वो सब चीजें करे। उसकी वजह से आवाम का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। आवाम को समझ आ जाएगा किस कंपनी का ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, किसके पास ज्यादा सेल्स होती हैं, किसके पास कम पैसे में हमें अच्छी चीज मिल जाती है। और जाहिर है कि उस कंपनी के भी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वो भी अच्छा काम कर सकेगी। और रिफाइनरीज को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स का जहां तक बात आ जाएगी ना, तो जब कंपनीज वॉल्यूम्स की तरफ बढ़ाने जाएंगी, तो रिफाइनरीज से भी तेल उठना शुरू हो जाएगा। तो रिफाइनरीज का भी जो एक मसला होता है ना कि वो एक्सेस ऑयल उनके पास जमा हो जाता है, तो उनका भी एक हम्म। रनिंग फाइनेंस जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। SIFC ने भी रिफाइनरीज के लिए कुछ आई थिंक बोला है कि समथिंग, कोई खबर आई थी, मैं वो एग्जैक्टली तो श्योर नहीं। हाँ, आज आज या कल आई, आज ही आई थी, कुछ इस कल तरह आई थी की आई गेस। रिलेटेड, आज ही आई वो गेस। आई थी खबर उसके अंदर। बेसिकली देखो, ये खबर जो है ना, वो एसआईएफ से जब बना था पिछले साल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अक्टूबर या नवंबर में भी इस तरह की कोई खबर थी। फिर बीच में फरवरी में भी इस तरह की कोई खबर थी। तो कंटिन्यू रिफाइनरी पॉलिसी हो या इसके अलावा जो दीगर मामला हैं, वो एसआईएफसी के अंडर ही आते हैं सारे। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों करना ही है ना, आहिस्ता आहिस्ता पीआई भी प्राइवेटाइज करना है उन्होंने, डी रेगुलेशन भी करनी है उन्होंने, दूसरे इदारों को भी प्राइवेटाइज करना है, एसओईज को भी बेहतर करना है। ये सारी चीजें करनी है, तो इंशाल्लाह ताला होगा। वक्त लग सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान है। आप किसी और दूसरे देश में तो बैठे नहीं है कि सारी चीजें जो वो रातों रात सेट हो जाए। पाकिस्तान है, जितना कबाड़ा हुआ है उसको समेटने में वक्त लगेगा। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफाइनरीज में भी ग्रोथ है, ऑयल मार्केटिंग में भी, आपकी टॉप पिक्स इन दोनों सेक्टर्स में क्या होंगी, तो आप क्या मार्केटिंग चूज करेंगे? मार्केटिंग और रिफाइनरीज में, OMCs एंड रिफाइनरीज। रिफाइनरी में तो सीधा सीधा है, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान अटैक रिफाइनरी। रिफाइनरी। हाँ, ट्रेडिंग के लिए नेशनल रिफाइनरी मैं चूज करता हूँ जब रेट बढ़ जाते हैं तब। और मैं मेरा ज्यादा जो काम होता है ना, वो ट्रेडर्स हजरात के साथ होता है। मैं डेली कमेंट्री, डेली वीडियोस, डेली के बेसिस पे काम करना। तो जब अगर मैं अभी इस वक्त करंट पोजीशन के हिसाब से देखूँ, तो नेशनल रिफाइनरी भी गिरा हुआ है, अटक रिफाइनरी भी गिरा हुआ है। दोनों अपने रेटों से अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। जो मैं अपना पैसा रखूंगा फिलहाल के लिए, वो अटक रिफाइनरी में डालूंगा, ठीक है। और छोटे में एक ही ऑप्शन हमारे पास पीआर बच जाता है, तो अटक रिफाइनरी मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी, जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि कंपनी की बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, एक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है अटक का ग्रुप। उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और फिर टेक्निकल्स भी हम उसके जानते ही हैं, जाहिर है लेवल्स भी मैं जानता हूँ, मुझे जमा करना आता है। तो मैं अटक रिफाइनरी में अपना पैसा लगाऊंगा। मैं समझता हूँ, मैं लोगों को भी यही तजवीज़ दूंगा, अटक रिफाइनरी में पैसा लगाएंगे, बहुत बड़ा और अच्छा पैसा अटक रिफाइनरी में आपको बच सकता है। एनआरएल में जब चलना शुरू हो, आई गेस 300 350 से ऊपर आए, तब आप डेली ट्रेडिंग के लिए उसको चूज चूज कर सकते हैं। आपने बात की ओएमसी पे। ओएमसी में सुई नॉर्दर्न शुरू में हम बात कर चुके हैं। फेवरेट पिक इस वक्त, सबसे फेवरेट सुई बिल्कुल। नॉर्दर्न में आंख बंद करके मैं समझता हूँ कि पैसा लगाना चाहिए। दूसरा बेट जो मैं खेलूंगा अगर ओएमसी कंपनी के ऊपर, वो मैं खेलूंगा एचटीएल पे, हाईटेक लुब्रिकेंट। हाईटेक लुब्रिकेंट। हाँ, पिछले महीनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कंपनी खुद भी बड़ी स्ट्रांग है, हम कंपनी को जानते भी हैं, थोड़ा पढ़ा हुआ भी है उसके बारे में। हाँ, ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद हाईवेज पे या पंजाब में शायद ज्यादा ऑपरेट करती है, क्योंकि कराची में तो मैंने एचटीएल का कोई भी कभी भी पेट्रोल पंप देखा नहीं है, मैंने पर्सनली नहीं देखा है। तो शायद वो अदर साइड ऑफ द कंट्री करती होगी काम, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है एचटीएल का। तो मैं एक तो स्विंग नॉर्दर्न है, दूसरा अगर मैं छोटा बैट लेना चाहूंगा तो एचटीएल पे लूँ। अच्छा, आपने आपने बोला आपका काम ट्रेडर हजरात के साथ भी होता है, और ऑब्वियसली आप कंपनीज को देख रहे होते हैं। अगर मैं मोहम्मद सुफियान से ही पूछूं कि मोहम्मद सुफियान जब कंपनीज को पिक करते हैं टेक्निकली तौर पे, तो उससे पिक करने से पहले, कंपनी को चूज करने से पहले आप क्या देखते हैं कंपनी के अंदर? कंपनी की कमर, कमर कितनी कंपनी है। जैसे आपने, लेट्स से मैं कहता हूं, आपने सिनर्जी को का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने एटीएल का नाम लिया, ऑब्वियसली आपने कुछ सोच के लिया होगा, राइट? तो आपने बोला कंपनी की कमर, यानी उसके फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं सुनसा बात करते हैं ना, तो हमने यही कहा जैसे किसी की, हम एक आम जबान में बात कर रहे हैं ना, कि यार अगर कोई बंदा एक आम जिंदगी में उस पर डाउनफॉल आ जाता है, गिर जाता है, तो
बात होती है कि यार इसकी कमर बहुत मजबूत है, इसकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, वक्ती तौर पे थोड़ा सा हालात खराब है, ये उठ जाएगा जल्दी। तो इसी तरीके से कंपनीज के साथ भी यही होता है कि जिसकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो हालात है हाजरा के हिसाब से वक्ती तौर पर मार तो खा सकती है, लेकिन वो उठ जाए। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकल, और इवन हम अपनी जो टेक्निकल क्लासेस जो डॉक्टर रसूल साहब के साथ हमारी होती है इंशाल्लाह भी अगस्त के महीने में भी जल्दी आने वाली है, लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। तो उसके अंदर भी हम यही बात करते हैं, डॉक्टर साहब लोगों को यही बताते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे अपने टेक्निकल्स लड़ाएं कि जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, सिर्फ ढांचा हो, तो कोई फायदा नहीं है उस टेक्निकल का। आप हैस्कोल पे, ओएमसी पे, अगर मैं हैस्कोल पे अपने टेक्निकल लड़ाने लग गया तो फिर तो मुझसे बेवकूफ आदमी कोई नहीं है ना टेक्निकल एनालिस्ट। लेकिन अगर मैं वही टेक्निकल अपने एचटीएल पे लड़ाऊंगा, या फिर मैं अटक पेट्रोलियम पे लड़ाऊंगा, या फिर मैं पीएसओ पे, तो वो टेक्निकल्स उस फंडामेंटल की बेस पे उस टेक्निकल्स की मजबूती मेरे पास आएगी, उसकी ग्रिप मेरे पास आएगी। मुझे मालूम होगा कि ये अगर लेवल डाउन का है, ये लेवल नीचे बॉटम है, 6 o'clock है, तो ये बाइंग का बहुत अच्छा एरिया है। तो टेक्निकल्स भी उसी चीज पे लड़ाना चाहिए जिसकी बैकबोन बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हो, जो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो। तो सुफियान, जैसे आपने हैस्कोल की बात की, डिफॉल्टर सेगमेंट की कंपनी जिसमें ऑब्वियसली मना किया जाता है कि काम ना करें, जब वो डिफॉल्टर में है, थी, वॉल्यूम लीडर्स में, हैस्कॉल वॉल्यूम लीडर में आता था, डिफॉल्टर 3 रुपए से ₹3.5 का हो गया, लोग ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो ये क्यों होता है? क्या क्या सेंटिमेंट होता है लोगों का कि वो डिफॉल्टर में काम करना पसंद करते हैं, जबकि अच्छी कंपनीज हैं, वो टेक्निकली तौर पे आपको अच्छा रिटर्न भी देती हैं, तो डिफॉल्टर को क्यों लोग पिक करते हैं? अच्छा देखो, हैशकोल का एक तो अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। हैशकोल का मैं लोगों को बता दूं, डिफॉल्टर से हटके वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है, बंद होने की तरफ जा रही है कंपनी। कल या परसों ही खबर आई है कि हैशकोल ने डिफॉल्टर सेगमेंट के अपने सारे मामला पूरे नहीं किए डिफॉल्टर से निकलने के लिए, और वो शायद डी लिस्ट होने की तरफ या ट्रेडिंग हॉल्ट होने की तरफ जा सकता है। उस पर लोग बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने सवाल पूछा कि इसके वॉल्यूम्स भी ज्यादा होते हैं, लोग क्यों? देखो चस्का है मुफीस, हम आपस में बात करते हैं ना, यही कहते हैं कि यार वो क्यों लोग करते हैं। हम हमारी टीम इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज बताती है। कल के दिन सुहेल साहब ने हमारे ग्रुप के ऊपर वॉइस मैसेज किया था कि हमारे ग्रुप पे रहते हुए जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एटलीस्ट कम से कम घर जाते हुए मार्केट मैनेज में भी ये पीस ऑफ माइंड है कि कोई ब्रोकर मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं किसी ऐसे ब्रोकर के साथ नहीं हूँ जो जबरदस्ती मेरा माल बिकवाए। ना मेरा माल फ्यूचर के अंदर है, ना मैंने कोई ऐसी खराब कंपनी मेरे ब्रोकर ने मुझे बताई है कि जिसके अंदर मेरे पैसे फंसे हों। तो ये जब तीन चीजों से आपका सेफ्टी ऑफ सेफ माइंड हो जाता है ना, फिर बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं कि शेयर के प्राइसेस वापस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो लेवरेज, फ्यूचर, खराब कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी, हमेशा हर दफा हम मना करते हैं। लोगों को बस चस्का हो जाता है, जुए का चस्का है, सट्टे का चस्का है, सट्टा कल्चर है, अभी भी है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसकी वजह से ही मार्केट हमारी नहीं बढ़ पाती है। तो एक का डबल बहुत जल्दी करना पड़ता है, बहुत जल्दी करना होता है लोगों को, सही तो बहुत जल्दी करना चाहते हैं ये डबल शाह, मतलब फौरन से 25 दिन में पैसा डबल चाहते हैं। ये लक्ष्मी चिट फंड समझा हुआ है मैंने। हाँ, तो वो बिपाशा बासु आएगी, पैसे लेगी और फौरन से सीधा हो जाएगा काम। हो तो जाएगा। हैशकोल को भी बिपाशा बासु समझते हैं वो लोग कि ये इसमें पैसा दूंगा मैं तो फौरन बढ़ जाएगा। अच्छा, और वजह ये इवेंचुअली होती है, लूज हो देखो जाता है पैसा। देखो देखो उसके अंदर जो है ना, जो जो अ, जो शेयर का प्राइस है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम्म। कम पैसों में बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है कि ठीक है। क्वांटिटी हाँ, क्वांटिटी, एक तो लोगों के ना क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी जरूरी चाहिए होती है कि लाख शेयर, 2 लाख अट्रैक्ट शेयर करती है क्यों ना, उठाऊं। हाँ, वो अट्रैक्ट फील करती है आती है, बिल्कुल। ओ फील मैं आती है, ओनरशिप। चस्का आता है, एड्रेनलिन रश आता है कि यार मैंने 2 लाख शेयर लिए हैं, ओहो। 200 शेयर लेंगे साजगार इंजीनियरिंग का, कहाँ मजा आएगा? हालांकि वो 600 का 1200 हो गया, 200 का 1200 हो गया, 200 का 600 हो गया, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जब हाई स्कूल में 3 के 3.25 होंगे ना, तो 2 लाख शेयर में मजा आएगा कि यार 3 के चलो 3.15 हो गया, 3.20 हो गया, 3.25 हो गया। तो चस्का चाहिए होता है, एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, और जो क्वांटिटी है बड़ी वो चाहिए होती है उनको, उसकी वजह से जो है ना वो लेते हैं यहाँ पे। और हारने की जहां तक आपने बात की ना कि वो पैसे आने की जगह चले जाते हैं, तो देखें, एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज जिसके पास होंगी, वो हाईस्कूल में भी पैसा बना सकता है, वो पेस पाकिस्तान में भी पैसा बना सकता है। लोग हार जाते हैं इंडस मोटर के अंदर भी, लोग हार जाते हैं मारी पेट्रोलियम के अंदर भी, लोग बड़े अच्छे स्टॉक्स के अंदर भी हार जाते हैं। वजह ये होती है कि अपना डिसिप्लिन बरकरार नहीं नहीं रख पाते। जो मार्केट के बेसिक्स होती हैं, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो छोटे मोटे रूल्स हैं कि आपने अगर इंट्राडे करना है तो छोटी क्वांटिटी में काम करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, रूल्स फॉर ट्रेडिंग सामने आ जाएंगे। हमारी वीडियोस खोलेंगे, हम बता रहे होंगे, डॉक्टर साहब के पॉडकास्ट खोलेंगे, वो बता रहे हैं, सुहेल साहब ने आज आज इवन दिन की वीडियो सुहेल साहब की, उसमें उन्होंने बताया है। हम बेसिक रूल हम बता रहे होते हैं कि भाई छोटी क्वांटिटी में काम करो, अपने पैसे से काम करो, लेवरेज से दूर रहो, फ्यूचर से दूर रहो। बड़े, आज मेरे पास आज के दिन मूवीज 74 रुपए का सुई नॉर्टन लिया हुआ है, मैं क्या करूँ? 73 रुपए का, अरे खुदा के बंदे, आप उसका रिजल्ट देखो, आपको 4.5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, वो 3 के मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है, 2023 के रिजल्ट हैं। 2024 में कंपनी के जो गैस प्राइसेस है वो बढ़े हैं, तो और ज्यादा बढ़ेंगे। उसके नफा होगा। मतलब कोई कैलकुलेशन दिमाग में नहीं, लिया क्यों है? किसी से पूछो ना, सर सर मैंने ये सुई नॉर्दर्न लिया है 74 रुपए का, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, मैं क्या करूँ?
मैंने कहा आपने लिया क्यों? अगर आपने रिजल्ट के लिए लिया है तो आप होल्ड करेंगे, आपने इंट्राडे के लिए लिया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपने स्विंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उन साहब को नहीं पता कि मैंने ये शेयर लिया क्यों है, उन साहब को ये नहीं पता कि शेयर लेने से पहले ये भी सोचना होता है कि लेना भी, ये क्यों लेना होता है। तो ये जरा सा लोगों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा माइंडसेट को दुरुस्त करने की जरूरत है कि जब आप आम जिंदगी में मोबाइल फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कोई अपनी ऑफिस का थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं, तो उस वक्त जहन में लाते हैं ना कि यार अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं अपने कंफर्ट के लिए खरीद रहा हूँ, या यूटिलिटी के लिए खरीद रहा हूँ, या ऐसे ही घर का सामान सौदा सेल्फ लाने के लिए खरीद रहा हूँ, या फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए खरीद रहा हूँ। उसके लिए बंदा बहुत सारी चीजें देखता है कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ। शेयर लेते वक्त ये नहीं सोचते हैं, और मार यहीं पे पड़ती है, यहीं पे बढ़ती मार है। पड़ती है कि वो जो मार्केट का बेसिक है ना उसको नहीं फॉलो करते। आपने जब ऑटो की बात की थी, जब हम ये बात करते हैं कि कंपटीशन है और फिर चॉइसेस होती हैं कि क्या लें, इसी तरह हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हमारी डिस्कोस प्राइवेटाइज होती तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस या हम डिसाइड करते। आईपीपीस का भी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्या क्या चक्कर है वो? यार मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कुछ कुछ है, क्योंकि आज से 2 1.5 हफ्ता पहले कोई भी, मैं नहीं देखता था कि कोई आईपीपी से बात कर रहा है, तो बिजली के बिल्स पे हम्म। बात कर रहा है। हम्म। अचानक से मुस्तफा कमाल भी उठ पड़ा है, जमात इस्लामी भी उठ पड़ी है, पीटीआई भी अच्छा इवन ये तो चले पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत सारे जो जो सोशल मीडिया चैनल्स चलाने वाले लोग हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं, वो भी बात करने लगा आईपीपीस 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 आईपीपीस, खबरों की जीनत बन गया आईपीपीस। लोग आईपीपी सर्च बन करने गया। लगा आईपीपीस होता क्या है, क्या चीज है होता ये। क्या है? तो ये मुझे लगता है कि शायद शायद कभी कभार ऐसा होता है ना हमारे मुल्क में कि कोई धरना वरना दिला दिया जाता है, कोई जगह बंद कर दी जाती है, या कहीं धमाके वमाके हो जाते हैं, ताकि ध्यान उस तरफ जाए और पीछे कुछ दूसरा काम हो जाए। मैं मेरा ऐसा एक कैलकुलेशन है जहन में कि शायद आईपीपीस की तरफ उलझा के और कुछ शायद पीछे से कुछ खिचड़ी ना पक जाए, ऐसा कुछ मैं कैसी समझ खिचड़ी रहा बन हूँ। सकती है? क्योंकि बहुत यार बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बन सकती है, क्योंकि आपके मतलब मैंने एनालिसिस क्या मैंने कहते हैं? मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई बिजली के, हमेशा एग्जैक्टली। बिजली के प्राइसेस बढ़ाना क्यों आसान होता था कि उसकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है, लोगों को नहीं समझाएंगे। पेट्रोल प्राइसेस पे इसलिए धंधा होता था कि सभी को समझ आ जाता है, बिजली के आ प्राइसेस जाते थे। चुपचाप बढ़ जाते थे। इस दफा बिजली के प्राइसेस पे बाकायदा बात हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि ये टैक्सेस हैं, आईपीपीस आपको इतना दे रही थी, आपसे इतना ले रही हैं, उनको एक आईपीपी जो $50 अरब की उसको 50 अरब रुपए की उसको $400 पे किए जा रहे हैं। लोगों को डिफरेंस चाहे समझाया जा बिजली रहा बन है। रही है नहीं बन रही है, आपका पैसा। मतलब ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप बिजली के बारे में, आईपीपीस के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हो क्यों? क्यों जो है ना वो है असल सवाल। कर रहे हो वो असल सवाल नहीं है, आईपीपीस क्या हुई वो क्यों कर रहे हो, और अचानक से क्यों कर रहे हो, मेरे जहन में ये सवाल है इस वक्त। ये शायद कुछ कहानी इसके पीछे शायद आई, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो मुझे ऐसा नजर आता है कि हो सकता है शायद इसके पीछे कुछ इस और पे कहानी थोड़ा इस पे थोड़ा नजर भी रखना चाहिए, इसके पीछे नजर बैक रखना स्टोरी क्या बन सकती है उस चाहिए। पर ये मजा, नजर रखनी चाहिए, हाँ क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, मजा आ सकता है, एडवेंचरस। बिल्कुल। तो सब जो लोग सुन रहे हैं, सुफियान के आप एनालिसिस भी देख रहे हैं और कोशिश, आप लोग को सारी खबरें सामने आ रही होंगी, तो देखें, फॉलो करें, देखते हैं क्या है हम्म। क्या नहीं है, क्या चीज व्हाट्स कुकिंग जैसे कहा जाता है। हाँ व्हाट्स सुफियान, कुकिंग ये। मिनी बजट को हाँ किस तरह देख रहे हैं? और हमारा आई थिंक जो एसएफए है वो भी मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी एंड ऑफ अगस्त, राइट? जी जी ऑलमोस्ट। तो जी, एंड ऑफ अगस्त हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है, और मिनी बजट भी है, तो मिनी बजट किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे तो हमारा पहली बार नहीं है मिनी बजट, बहुत देखे हमने, हाँ लेकिन बस ये आपके सवाल में ही जवाब था कि मिनी बजट पहली दफा का नहीं है। तो कुछ चीजें आईएमएफ चाहता है कि भाई ये ठीक नहीं हुई, यहाँ यहाँ पर आपने ठीक करनी है, तो वो पास कराने के लिए हमें पार्लियामेंट का रास्ता अपनाना पड़ता है, तो उसके लिए बस मिनी बजट ले आएंगे, तो वो एक छोटी सी चीज होगी। हाँ हो सकता है उसके आसपास जो जो खिचड़ी पकती है उसकी वजह से शायद थोड़ा सा, जिस तरह से डिस्ट्रप्शन अभी बजट में देखा था हमने, तो उस तरह से मार्केट में कुछ डिस्ट्रप्शन अगर देखा तो वो वक्ती तौर पे होगा, लेकिन मिनी बजट आना एक तरीके से ठीक ही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क है उसके अंदर पहली दफा नहीं देखा हमने, तो एक नॉर्मली पोजीशन निकल ही जाएगी मिनी बजट की। सुफियान टेक्निकल्स पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जी। टेक्निकल, आप इस वक्त मार्केट के इंडेक्स को अगर स्टडी कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा समझाएं कि मार्केट इस वक्त अपने पैर कहाँ पे टिकाएगी। आप अक्सर ये बात करते हैं ना कि मार्केट को थोड़ी, आपने भी ये बात की कि मार्केट एक जगह ढूंढ रही है, वो जगह का नंबर थोड़ा बता सकते हैं, कौन सी जगह होगी वो? मैं समझता हूँ आज चार्ट हमने देखे भी, हमने डिस्कस भी किया, वीकली बेसिस पे 76,250, 76,250, ये बहुत अच्छा नंबर हो सकता है। ये अगर लोग पिछले से फॉलो कर रहे हैं, अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं या हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो जब इंडेक्स हमारा बार बार आता था और 76 75 पे आके फंस जाता था, उसके बाद वहां से आगे नहीं बढ़ता था, फिर दोबारा नीचे चला जाता था, तो 76,250, 76,250 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया था। और अगर वीकली पे भी अगर आप चार्ट करके देखेंगे ना, तो 3 4 कैंडल्स एक साथ नजर आएंगी, और कोई स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी, तो वो बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। कि अगर लेट्स सी कि अगर 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 हम देखते हैं कि मार्केट नहीं संभलती, अगर वैसे तो आज 78,000 को मार्केट ने पकड़ के क्लोजिंग तो दे दी है,
ठीक है, 78,000 पर रुक गई है, शॉर्ट ग्राफ के चैनल के अंदर, आवरली ग्राफ के चैनल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर चैनल टूटता है और मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो फिर जो सपोर्ट होगा सबसे अच्छा, वो मैं समझता हूँ कि 76,250 होगा, 76,250, जो कि एक बहुत अच्छा बाउंस बैक का जरिया भी मार्केट का बन सकता है। लेकिन वहां पर भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी, कंसोलिडेट कर जाएगी तो बहुत अच्छा बेस एरिया बन सकता है market का। और ये आप बता रहे हैं वीकली पे, डेली पे अगर मैं आपसे पूछूं? डेली पे तो 77,900 फिलहाल, 77,900 टू 500 है, करीब करीब ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अभी तक। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मोहम्मद सफियान सर? क्या क्या करें नेक्स्ट वीक में? क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? कॉशियस आपने कहा रहना चाहिए, आपने बताया क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन कौन सी करें? रिजल्ट सीजन भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टॉप पिक्स क्या होंगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक वो चीज है जिसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, हम ये बात करते हैं अपने एसएनजीपी की हमने बात की, रिजल्ट आ रहा है, आप अच्छी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज निकाल सकते हैं। हमारी पेट्रोलियम की आपने बात की, तो आपको डिफरेंट सेक्टर, सीमेंट में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी में चले आपको मिल जाएंगी। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट तो एक अलग चीज होगी, लेकिन अगेन ट्रेडिंग लोग करते हैं, मौजू भी है। ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी कंपनीज मौजू रह सकती हैं और किस तरह काम करना चाहिए? अच्छा, काम तो देखो, मूवीज का कल की वीडियो हमने बनाई थी, मैंने बनाई थी कल रात की वीडियो, उसमें आज के दिन मैंने दूर रहने को कहा था। हालांकि मैं डेली ट्रेडिंग करवाता हूँ लोगों को, आइटम्स भी बताता हूँ, स्टॉक्स भी बताता हूँ, लेकिन मैंने यही बताया था लोगों को कि आज के दिन मार्केट बढ़े तो आपने सिर्फ बेचने की साइड रहना है, उसके बाद सुकून से बैठ के देखना है, सर्कस खत्म होगा तो उसके बाद सारी कहानी आगे बढ़ेगी। अब जाहिर है कि आखिरी वक्त में मार्केट गिरते हुए से बंद हुई है, नीचे की तरफ वीकली क्लोजिंग काफी नीचे आई है। हम्म। और अगला हफ्ता मॉनेटरी पॉलिसी है और सीपीआई के नंबर्स भी हैं। ये दो चीजें जो है, नंबर्स, नंबर्स का गेम जो है वो मार्केट को संभाल सकता है, बेहतर तरीके से संभाल सकता है। इंडेक्स कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, पाँव लग जाएंगे मार्केट के, नंबर्स बेहतर आते हुए नजर आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट से कम होते हुए दिख रहे हैं, और जो इन्फ्लेशन नंबर है वो 11, 11.5 की बहुत सारे रिसर्च हाउसेस की तरफ से और एक आध की तरफ से तो 10.5 की भी प्रोडिक्शन की गई है, तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के भी। तो ये दो दो नंबर्स हैं, ये मार्केट को जरा रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोकने के बाद भी स्टॉक्स वही चलेंगे जो रनिंग स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर पिछले 1.5, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से काम होता हुआ आ रहा है, या कह लीजिए कि बजट के बाद से जो स्टॉक्स चल रहे हैं, वही स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आएंगे। वही ऑटो सेक्टर चलेगा, वही टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा। ये दो टॉप पिक्स रहेंगे, दो सेक्टर्स टॉप पिक्स रहेंगे ट्रेडिंग के हवाले से, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, बीटीएसटी करना हो, स्विंग करना हो, ये दोनों सेक्टर्स में ही जगह आपको मिलेगी। सही, टॉप मोस्ट तो ये सेक्टर होगा। उसके बाद जो चलते हुए स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपका सुई नॉर्दर्न भी है, उसके साथ दी ऑर्गेनिक मीट भी है, फिर साथ अगर आपने काम करना है तो इसके अलावा हमारे पास पाइनियर सीमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, एवेंसियन बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिर GHNIGAL, फिर सासगार इंजीनियरिंग है, INIL है, HTL है, FFBL में बिल्कुल काम करना चाहिए, FABL के अंदर, फैसल बैंक के अंदर अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है, पाक इलेक्ट्रॉन जो लोग करना चाहें तो बिल्कुल छोटी रेंज में अच्छी ट्रेडिंग आपको करा सकता है। फिर छोटे स्टॉक में अगर मैं आ जाऊं तो उसके अंदर BIPL है, BGL है, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। तो रनिंग स्टॉक्स, जैसे शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम्स बन रहे हो, वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स में ही जाना चाहिए, ठीक है, या जो डेली ट्रेडिंग के अंदर हो। अभी अगर आप जाएंगे कि यार मैं PRL में पैसा लगा दूं, PRL नहीं चल रहा है, नेशनल रिफाइनरी नहीं चल रहा है, अटक रिफाइनरी फिर कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट दे देगा, कल परसों भी दे दी थी, 20-30 रुपए अप डाउन का मौका अटक रिफाइनरी में फिर मिल सकता है। जो चलते स्टॉक्स हैं उसी में जाएंगे, ठीक है। अगर आप जाएंगे कि यार मैं GGL में पैसा लगा दूं, TPLP बहुत बिल्कुल ऑल टाइम लो पे मिल रहा है, मैं वहां पे पैसा लगा दूं, वो नहीं चल रहा है। स्टॉक चलना शुरू होगा, उसका पहिया घूमना शुरू होगा। जैसे अभी पिछले दिनों पहिए की बात करी, तो पहिए की गाड़ियां जो है, जो शेयर्स टायर। हैं टायर्स के, टायर। जनरल टायर, PTL, अरसे से पीटीएल। रुके हुए थे, चलना शुरू हुए तो बहुत तेजी से 8-10 रुपए दे दिए लोगों को और फिर बैठ गए। इसी तरीके से बैटरीज में आप देख लीजिए, अरसे से रुकी हुई थी, चलना शुरू हुई तो 300-400 रुपए टच बैटरी ने, 500-600 रुपए एक्साइड बैटरी ने दे दिए। तो जब स्टॉक रनिंग में आ जाए ना, चलना शुरू हो, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हो और वो रोड सड़क पे चलना शुरू कर दे, तब आप उसके अंदर पैसा डालें, उसके अंदर उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है, चढ़ते में चल के उतर जाए। रुकी हुई गाड़ी में पैसा लगाएंगे, वक्ती तौर पर पैसा फंस जाएगा, उसके बाद आप बैठ के स्क्रीन देख रहे होंगे तो बाकी स्टॉक चल रहे हैं, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा, वहां पे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ रनिंग स्टॉक्स के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट की बात की 100 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि टी बिल ऑप्शन से 50 बेसिस पॉइंट कट डाउन हुई यील्ड, तो जी एक्सपेक्टेड है कि 100 जी बेसिस जी। पॉइंट। आपने एक और, जो मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग का, वहां पे ही मेरा सवाल आपकी बात से कनेक्ट हो जाएगा। आपने कहा चलते हुए स्टॉक्स में पैसा, जैसे टायर्स नहीं चल रहे थे, चले तो पैसा लगाया जाए। ये जो सेक्टर स्विचिंग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा रैपिडली होता है। आज अगर टायर नहीं चल रहे, आज अगर ऑटो में सिर्फ सासगार और गैल चल रहा है, फॉर एग्जांपल GHNI चल रहा है, मंडे को मैं आता हूं अचानक से बैटरीज का सेगमेंट चल जाएगा और टायर्स का चल जाएगा। मैं ये सोच कर आया हूं कि यार मैं तो सासगार की पूरी स्टडी कर आया हूं, मैं तो गैल को समझ कर आया हूं, लेकिन सेक्टर स्विच हो जाएगा। ये बैठे बैठे सेक्टर स्विच हो कैसे जाता है? अगर एक चीज बिल्कुल ठंडी पड़ी है तो
अचानक से स्विच कैसे होता है और लोग कैसे स्विच करें इसमें? लोग तो फंस जाते हैं क्योंकि वो स्टडी ही नहीं करते उस सेक्टर को, वो तो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे होते। नहीं देखो, एक तो ये है कि अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते या स्टडी नहीं कर पाते, मुश्किल जगह है स्टॉक मार्केट पढ़ना, टाइम देना, समझना चीज़ों को, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसके लिए एडवाइजर्स होते हैं। एडवाइजर्स की आप बिल्कुल सर्विसेज लें, वो आपके काम के लिए होते हैं, आपके लिए ही बैठे होते हैं। हम भी लोगों के सर्विसेज के लिए बैठे हैं, एडवाइजर्स हैं। हम लोगों को पढ़ पढ़ के सारा दिन बता रहे होते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होता है, वीडियोज आप लोग देख रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आता तो इस काम को करने के लिए एडवाइजर जरूरी होता है, ठीक है। तो एडवाइजर आपको उसकी सर्विस लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि सेक्टर शिफ्टिंग किस तरह हो जाती है। तो देखिए, एक सेक्टर के अंदर जब आप समझ लें कि बस जगह खत्म हो जाती है, जैसे अभी इंडेक्स के अंदर ऊपर बढ़ने की जगह तो है, वजह खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी हम्म। तरीके से कभी कभार स्टॉक में होता है कि जगह खत्म हो जाती है। जैसे सासगार इंजीनियरिंग है, 1130 के बाद वो नहीं बढ़ पा रहा, आज इवन हम्म। 1100 रुपये से नीचे बन हुआ, वो नहीं बढ़ पा रहा। तो उसकी जगह जब उसने एक अपनी हद पार कर ली ना, एक भारी नया, हो गया अब। हाँ नया रेट उसने टच कर लिया, तो उसके बाद क्या चला, GAL और GHNI। वरना जब हम्म। तक देखें आप, सासगर रुका हुआ था 900 के बाद 1100 हुआ, तब तक भी GAL GHNI उस तरह से नहीं चले थे। जब सासगर ने अपनी लिमिट पूरी कर ली, तो GAL GHNI में कहानी शिफ्ट हो गई। GAL GHNI में जरा सी कहानी शिफ्ट होते हुए बनती बनती हुई नजर आई, तो पीछे बैटरीज उनके साथ चल पड़ी, ठीक है। अब इन दोनों स्टॉक्स के अंदर GAL और GHNI में हल्की सी रुकावट नजर आ रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि होंडा कार, जो कि नॉन शरिया है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो चल पड़े, ठीक है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजीज में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में ऑक्टोपस बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम्म। उसका जो उसकी जो पेरेंट कंपनी एवेंसियन, वो पीछे रह गई थी। तो वो अचानक से, हम्म। चूंकि ऑक्टोपस ने अपनी लिमिट टच करी 100 रुपए की, हम्म। एवेंसियन पीछे से चल पड़ा। हम्म। एवेंसियन ऊपर आया, उसने 70 रुपए 72 रुपए का रेट जूमी टच किया, तो सामने पीछे TRG नॉन शरिया वो चल पड़ा। तो जब हम्म। आइटम में भी अपना एक एक लिमिट टच कर लेती है ना, एक हद टच कर लेती है, तो फौरन से विद इन द सेक्टर भी आपको नजर आएगा कि दूसरा तीसरा स्टॉक चल पड़ेगा। या फिर सेक्टर शिफ्टिंग फिर इस तरह से होती है कि और जो कोई खबर अगला आ जाती है, सेक्टर, जैसे नेटसोल की खबर आ गई, तो वहां पे नेटसोल की मोमेंटम खबर, बन या जाएगा। कह लो कि आप डीरेगुलेशन की खबर पे कल कल जिस तरह चल गए थे PSO अटक रिफाइनरी पीएसओ वगैरह, तो वो, बिल्कुल। हाँ। तो इस कभी कोई खबर वजह बन जाती है, या फिर कभी कोई हद वजह बन जाती है कि हाथ एक पे आइटम चलो। ने हद लगा दी है, सेक्टर ने पूरे हद लगा दी, उसके बाद अगला सेक्टर या अगला स्टॉक चलेगा ही चलेगा। अच्छा, आपने, हमें वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि सेक्टर्स आपने बताया कि ऑटो, टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर्स रहेंगे, फेवरेट रहेंगे, कंपनीज आपने शॉर्टलिस्ट कर दी। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेंटिमेंट समझना है कि ज्यादा काम किस में हो रहा है, उसका सिंगल मोस्ट डिटर्मिनेंट जो है वो क्या वॉल्यूम्स होते हैं? कि अगर वो वॉल्यूम लीडर में कंपनी है तो आप उसको उसमें काम कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा काम हो रहा है, या इसके अलावा ट्रेड कोई और चीज है? ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और वॉल्यूम्स। सिर्फ वॉल्यूम्स की आपको जरूरत है। मैं भी रोजाना रात को अपने ट्रेड कॉल्स के ग्रुप में कॉल्स दे रहा होता हूँ। तो मैं, मेरी डेली डेली ट्रेड कॉल्स आ रही होती है, ठीक है, इंट्राडे। और मैं रात को जब अपना फोन खोलता हूँ इन्वेस्टिफाई की ऐप, तो वहाँ पे सॉर्ट बाय वॉल्यूम लीडर्स होता है। वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जिसका बीटा हाई है, जिसमें वॉल्यूम्स तेज लगे हैं, आपने वीकली वॉल्यूम्स देखना होता है कि किस स्टॉक में वीकली वॉल्यूम्स अच्छे लगे। कोई अचानक से पीछे से दूसरा तीसरा स्टॉक आ जाए BGL की तरह बड़े वॉल्यूम्स के साथ और कैप मार दे, उसके अंदर बिल्कुल चांस लेना चाहिए। सुन नॉर्दर्न की तरह आ जाए, बिल्कुल चांस लेना चाहिए। PRL हो सकता है, अगर जिस दिन बड़े वॉल्यूम्स दोबारा 3-4 करोड़ के लगा दे, बिल्कुल चांस लेना चाहिए आपको। जगह बन सकती है, रिस्क हाई रह सकता है, लेकिन जगह बन सकती है। वॉल्यूम्स इज द की। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर को वॉल्यूम चाहिए होते हैं, लिक्विडिटी चाहिए होती है। स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी उसी सूरत में है कि वॉल्यूम्स इंडिकेशन है, वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होंगे, इसका मतलब इंटरेस्ट मौजूद है। आप काम कीजिए सुकून से, एयरलिंक की तरह, ऑक्टोपस की तरह, GL की तरह, मजेदार काम है। सुफियान, क्लोज करने से पहले कोई ऐसी एडवाइस जो हम आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जो लोग मानेंगे। भी स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है? मानेंगे लोग एडवाइस। मानेंगे बिल्कुल। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आपको एजुकेट करें। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये है ना कि हम, जैसे सुफियान ने आप लोगों को बताया, कि लोग समझ नहीं पाते बहुत सारी हाँ, चीजें। मेरी और एडवाइस यही रहती है कि समझ, सीख के काम करें। बिल्कुल। सीख के काम करें, उसके बगैर नहीं हो सकता। पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिजनेस में पैसा कमाना आसान काम नहीं है। मेहनत चाहिए होती है। चाहे आप कोई चीज, कोई मर्चेंडाइज बेच रहे हो, ये मेरे पास हेडफोन रखा हुआ है, मैं हेडफोन बेचने जाऊँ, मोबाइल फोन बेचने जाऊँ, मतलब मैं एक स्टोर खोलूँ, मैं कोई काम करूँ, मैं दूसरा बिजनेस करूँ, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करूँ, सब जगह पे मेहनत चाहिए। स्टॉक मार्केट को अगर आप ये समझते हैं कि मैं अकाउंट खुलवाऊंगा, सुबह पैसे डालूंगा, रात को पैसा डबल होके निकलेगा, तो नहीं होता भाई। अगर इस तरह होता ना, तो दुनिया के सारे कारोबार बंद होते, सब पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा होता, लोग इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट वगैरह नहीं बन रहे होते। हर जगह पे मेहनत चाहिए होती है, स्टॉक मार्केट में भी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। और सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि ये आप 1990 का दौर है कि आपको जो है वो चीजें मिलेंगी नहीं। तो इंटरनेट भरा पड़ा है। आप इंटरनेट पे, टिकटॉक पे बहुत सारी चीज देख रहे होते हैं, सियासत भी देख रहे होते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी देख रहे होते हैं, मीम्स भी देख रहे होते हैं, कॉमेडी भी देख रहे होते हैं, फिल्में भी देख रहे होते हैं। थोड़ा सा वक्त अपने इस कारोबार को देंगे अगर, जिस ग्रुप पे आप बैठे हैं, जिस एडवाइजर एडवाइजर के साथ आप लिंक हैं,
या जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया उस कोर्स को लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं, मैं नहीं कहता कि किसी के साथ, आप अपनी मेहनत खुद करें भाई, खुद करें, अपने आप पे पैसा लगाएं। और मैं ये लाजमी कहता हूँ आपको, आप आज यूट्यूब पे जानने के लिए, ढूंढने के लिए निकलेंगे ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इवेंचुअली आपको आना होगा टीचर के पास, ये चीज आप मेरी याद रख लीजिए। इवेंचुअली आपको, क्योंकि जो जो उस्ताद है ना वही आपको आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लगाओ, वो टीचर ही आपको सिखाएगा, ठीक है। तो टीचर के पास भले बाद में जाए, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करके जाए, अपनी थोड़ी सी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद मार्केट आप देखें खुद पैसा बना के देखें। लेकिन जैसे सुफियान ने आपको कहा, आप लोगों की स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम हमारी पूरी टीम, सोहेल भाई भी आप सुनते होंगे, सुफियान भी सुनते होंगे, हम यही कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स लेनी है, जो भी डिटेल है, जो भी आपकी क्यूरी आप हमसे पूछें। एंड मोर इंपॉर्टेंटली स्टॉक मार्केट के ऊपर हम हमेशा ये सेशन करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि हमारी मार्केट में बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। हम अमेरिका की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, वो मार्केट्स बड़ी हैं और हमारी मार्केट में भी बहुत गुंजाइश है और बहुत अट्रैक्टिव है। तो कोशिश करें, समझें, समझ के काम करें। और अगर चीजें समझ नहीं आती, आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, तो हम किस लिए बैठे हैं, हम भी इसीलिए बैठे हैं, अपने से व्हाट्सअप करना है। थैंक यू सो मच सुफियान, आपका वक्त निकालने के लिए, एनालिसिस देने के लिए। नेक्स्ट टाइम भी आपको इंशाल्लाह लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक माशाल्लाह। केयर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।